नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। झारखंड में चलाई जा रही है बीज विनिमय एवं वितरण योजना। बीते दिनों प्लांडो में आम पर होने वाले जलवायु परिवर्तन के असर पर एक कार्यशाला का आयोजन। फसलों पर दवा छिड़काव के लिए कारगर उपकरण है नैपसेक स्प्रेयर। अब समाचार विस्तार से। किसानों को बीज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए झारखंड में सरकार द्वारा बीज विनिमय एवं वितरण योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य है कि रबी और खरीफ फसलों की खेती के लिए किसानों को समय पर बुआई के लिए पर्याप्त मात्रा में उन्नत बीज उपलब्ध कराया जाए। इस योजना की खासियत है कि किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, साथ ही मुख्य फसलों के अलावे वैकल्पिक फसलों के भी बीज दिए जाते हैं। पिछले दिनों हार्प प्लांटों में आम के फसल पर जलवायु परिवर्तन का असर इस विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। मौके पर मौजूद विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों ने आम वृक्ष में पलने वाले मित्र कीट और फसल को नुकसान पहुंचाने वाले शत्रु कीट पर जलवायु परिवर्तन से होने वाले असर पर चर्चा की। इस विषय पर शोध और क्रियान्वयन के लिए हार्प प्लांटों को देश के चुनिंदा केंद्रों में सबसे खास दर्जा दिया गया है। यहाँ पर एक वार्षिक बैठक अभी हो रही है। इस वार्षिक बैठक में हम लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में हमारे वैज्ञानिक जो कार्य कर रहे हैं भारतवर्ष के, उन लोगों से विचार विमर्श किया जा रहा है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा विषय है। अभी हम लोग जलवायु परिवर्तन की जगह पे सालों, एक साल से दूसरे साल के बीच में जो मौसम में जो थोड़ा बहुत जो बदलाव दिखता है, इसका क्या प्रभाव है हमारे कीटों के ऊपर में, जो हमारे शत्रु कीट हैं और जो हमारे मित्र कीट हैं, उनके ऊपर में क्या प्रभाव है, इसके ऊपर में एक वार्षिक बैठक हो रही है। कई दफा किसानों को अपने फसल से सही उपज नहीं मिल पाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कीटों का आक्रमण, रोग का प्रकोप, दवाइयों का जानकारी का अभाव, सिंचाई के लिए पानी की कमी या अधिकता, या खेती के लिए सही तकनीक की जानकारी का अभाव। किसानों को इस तरह की कोई भी दुविधा हो तो प्लांटो स्थित कृषि अनुसंधान परिषद के विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं। खेतीबाड़ी के काम में किसानों के सामने कई बार ऐसी अनपेक्षित समस्याएं उठ खड़ी होती हैं, जिसका शीघ्रता से निदान न किया जाए तो उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके लिए किसान व्यक्तिगत रूप से भी कृषि विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं और समय समय पर होने वाले कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग भी ले सकते हैं। प्रशिक्षण की जहाँ तक बात है, किसान इंडिविजुअल अकेले भी आके हम लोग से कोई भी चीज़ की जानकारी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। उसमें क्या है कि जैसे पौध प्रबंधन हो, सब्जी की खेती हो, फल की खेती हो, कैसे पौधे का कलम करेंगे, कब बनाएंगे, ये सब के लिए वो बेझिझक कभी भी आके अकेले भी हम लोग से आके निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गर्मा मूंग की खेती के लिए मार्च महीने तक बुआई का काम समाप्त कर देना चाहिए। किसान भाई मूंग की गर्मा खेती से बेहतर उपज लेने के लिए SML 668 नामक उन्नत प्रभेद लगाए। इसकी उपज क्षमता 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मूंग की गर्मा खेती से बेहतर उपज पाने के लिए किसान SML 668 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। ये गर्मी में बुआई के लिए उपयुक्त है। इसकी खासियत है कि ये रोगरोधी किस्म है। बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर लगभग 30 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। ये 60 से 65 दिन में तैयार हो जाता है और इसकी उपज क्षमता 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। डिगर एक ऐसा कृषि उपकरण है जो खेतों से आलू के अलावे मूंगफली निकालने का भी काम करता है। ये पशु चालित और ट्रैक्टर चालित साधनों में उपलब्ध है। इसकी कार्यक्षमता 60 से 70 डिसमिल प्रतिदिन है। आलू और मूंगफली निकालने वाला कृषि उपकरण डिगर पशु चालित और ट्रैक्टर चालित साधनों में उपलब्ध है।
खुदाई करने वाला ब्लेड टी आकार का होता है। इसमें एक लिफ्टर रॉड फाल के पीछे जुड़ा रहता है जो ढेले और फसल के ठूंठ को हटाने का काम करता है। उसके बाद आलू और मूंगफली को किसान द्वारा इकट्ठा करा लिया जाता है। इसकी कार्यक्षमता 60 से 70 डिसमिल प्रतिदिन है। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस तरह दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14.7 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15.4 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री और न्यूनतम 14.8 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1850 रुपए से 2000 रुपए, चावल मध्यम 2100 रुपए से 2200 रुपए, चावल उत्तम 2250 रुपए से 2600 रुपए, गेहूं 1600 रुपए से 1700 रुपए, चना 4900 रुपए से 5200 रुपए, दाल अरहर 6800 रुपए से 7000 रुपए, दाल मसूर 4375 रुपए से 4575 रुपए, दाल चना 5750 रुपए से 6050 रुपए, सरसों तेल 10000 रुपए से 10050 रुपए, चीनी 3250 रुपए से 3400 रुपए, आलू 650 रुपए से 750 रुपए और प्याज 1200 रुपए से 1300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि पशुपालन के साथ कृषि का अनुन्याश्रय संबंध है। हम अपने पशु पक्षियों को इस तरह से पालते हैं, इस तरह से रखते हैं जिस तरह से किसी घर के सदस्य को हम रखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, किसी जानकारी के अभाव में या किसी अन्य कारणों से पशुओं में रोग लग जाते हैं और काफ़ी नुकसान हो जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने पशुओं या जो पक्षियों का पालन कर रखे हैं उनका टीकाकरण हो। जी हाँ किसान भाइयों, आज जो बातचीत का विषय है वह है पशु पक्षियों में टीकाकरण। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर तरण सिंह, जो कि पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन
विभाग झारखंड में बतौर निदेशक कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों, अगर आपके पास इस संबंध में कोई भी प्रश्न है, कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, तो सीधे सीधे हमारे विशेषज्ञ से बातचीत कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 065122822607। तो किसान भाइयों, आप जुड़िए, हमारे विशेषज्ञ से प्रश्न पूछिए, जानिए, जानकारी हासिल कीजिए। आप हमारे विशेषज्ञ से जुड़े इससे पहले हम आपकी तरफ से ये जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अमूमन हम देखते हैं कि कई बार हमारे मवेशियों में, हमारे पशु पक्षियों में रोग लग जाते हैं, तो ख़ास तौर पर कौन से ऐसे रोग होते हैं जो संक्रामक रोग होते हैं पशु पक्षियों में लगते हैं, खास करके पशुओं में लगते हैं? देखिए, पशुओं में तो वैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन जो मुख्य बीमारियां हैं जिनको पशुपालकों को विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, उनमें एक गला घोंटू बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। एक ब्लैक क्वार्टर जिसको लंगड़ा रोग कहते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है। एफएमडी जिसको कि हिंदी में खुरहा चपका रोग कहते हैं, बताएंगे जिन पर कि हमको ध्यान देना है, उसका समय पर टीकाकरण करना है, कैसे उसका बचाव करना है, ये सब सारी बातें हैं इसमें। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने 3 प्रमुख बीमारियों के बारे में बताया जो रोग लगते हैं, तो इनमें जैसे आपने बताया गलघोंटू है या एफएमडी है, तो कुछ खास लक्षण होते होंगे। किसान भाई कैसे जाने कि हमारे मवेशी में इस तरह का रोग हो गया है? देखिए, जो गला घोंटू बीमारी है ये बैक्टीरिया से फैलता है। पास्टुरेला नाम का बैक्टीरिया होता है जिसके कारण ये बीमारी होता है। गला में सूजन आ जाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, काफ़ी तेज़ बुखार हो जाता है और लंगड़ा कर चलने लगता है जानवर। तो इस सब चीज़ को देख करके बहुत ही इसका जो सिम्टम है, जो लक्षण है, वो बहुत ही स्पष्ट दिखता है और इसका इलाज समय पर कराना चाहिए। लेकिन इलाज से हम आपको रोकेंगे। यहाँ पर एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं और क्या प्रश्न है आपका? हेलो जी, स्वागत है आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी हेलो जी, आपकी आवाज़ हम तक पहुँच रही है। क्या प्रश्न है, आप बोले। अच्छा, मेरा सवाल यही है सर, मेरे को मुर्गी फार्म मतलब मुर्गी फार्म खोलना है, तो उसके मतलब कैसा उसका माहौल होना चाहिए, वो जो जानना था। ये जानना चाह रहे हैं कि एक मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं, तो किस तरह का वो माहौल बनाए कि मुर्गियों की अच्छी बढ़वार हो, रोग नहीं लगे, देखिए जिसमें हम टीकाकरण को भी जोड़ सकते हैं। मुर्गी पालन शुरू करने से पहले सबसे पहले इसका एक प्रशिक्षण हमारे किसान भाइयों को विभाग द्वारा, पशुपालन विभाग द्वारा दी जाती है। वहाँ वो प्रशिक्षण प्राप्त करके ही वो मुर्गी पालन करें तो उनकी सारी जानकारी उनको मिल जाएगी और अच्छी तरह से वो पशुपालन मुर्गी पालन कर सकेंगे। जहाँ तक इस मुर्गी पालन की सवाल है, मैं इतना छोटे शब्द में इतना ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप शुरू करें तो अपने जो मुर्गी पालन के लिए जो घर बनाया है आपने, उसको बहुत ही हवादार, स्वच्छ और सभी तरह के गंदगियों से उसको दूर करके ही उसका शुरुआत करें। और इसके अलावे जो भी आप जो डे ओल्ड चिक्स जहाँ से भी लाते हैं, वो अच्छी जगह से इसकी जानकारी प्राप्त करके कि किस जगह जो डे ओल्ड चिक है वो अच्छा मिलता है, वैसे अच्छे वैरायटी का डे ओल्ड चिक को ही रखें, तो आपको इसमें काफ़ी लाभ मिलेगा। उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। किसान भाई, हम लक्षणों की बात कर रहे थे, आपने गलघोंटू के बारे में बताया, और कुछ खास लक्षण जो संक्रामक बीमारियों में होता है? देखिए, जो दूसरा संक्रामक बीमारी है जिसको लंगड़ा बीमारी कहते हैं, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा ही फैलता है। इसमें पैर का जो पुट्ठा होता है, जो मसल होता है, उसमें सड़ जाता है, जिसके चलते लंगड़ा कर चलने लगता है जानवर और तेज़ बुखार होता है इसमें, और इससे भी काफ़ी नुकसान होता है। ये तो रोगों की बात हो गई। तो फिर जब लक्षण पहचान लेते हैं किसान भाई, तो फिर बचाव कैसे करें इससे? देखिए, जानवरों में मेरा तो मानना यह है कि इलाज से ज़्यादा अच्छा है उसका बचाव करना। मनुष्य में और जानवरों में, ये दोनों में फ़र्क ये हो जाता है कि मनुष्यों में हम लोग इलाज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन पशुओं के केस में चूँकि उसका इलाज काफ़ी महंगा हो जाता है,
इसी गरीब पशुपालक जो है वो उसका इलाज कराने में इतना सक्षम नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण सबसे अच्छा उपाय है कि इसका बचाव कर लिया जाए। तो हमारे जितने भी संक्रामक रोगों के विरुद्ध बचाव का तरीका है, उसका टीका हम लोगों को समय पर लगवाना चाहिए। सभी टीका पशुपालन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अपने जिला पशुपालन पदाधिकारी से, अपने ब्लॉक के प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी से, अपने अगल बगल के जो नज़दीक के पशु चिकित्सक हैं उनसे संपर्क करके समय पर टीका जरूर करवा लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार बीमारी हो जाने के बाद उसका इलाज कराना बहुत ही ज़्यादा उसमें पैसा लगता है और नुकसान होता है। ये तो आपने बताया कि टीकाकरण जो बीमारी हो जाए तब कराएं, लेकिन अमूमन हम देखते हैं जैसे मनुष्य के क्षेत्र में देखते हैं बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म के बाद कुछ समय के बाद टीकाकरण होता है, फिर टीकाकरण होता है दूसरे रोग से बचाव के लिए। तो आमतौर पर किसान क्या ऐसा कर सकते हैं कि रोग लगने से पहले ही जो टीका लगाएं वो कब लगाएं और किस तरह से लगाएं, किन किन जानवरों में ये संभव है? देखिए, संक्षेप में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो गला घोंटू बीमारी है, ये ज़्यादातर बरसात होने से पहले ये इसका ज़्यादा इंसिडेंस देखा गया है। हम इस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ, हेलो जी, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं? जी, हम पीएचडी बूटी से बोल रहे हैं। जी जी जी, क्या प्रश्न है आपका? पीएचडी बूटी। हाँ हाँ जी, क्या प्रश्न है आपका? वो एक हमारा प्रश्न है, एक गाय के पैर में वो जख्म हो गया, वो कीड़ा हो गया था, तो बार बार ये कर रहे हैं लेकिन वो जा नहीं रहा है, अंदर की तरफ तो बढ़ते जा रहा है जख्म। गाय के पैर में जख्म हो गया है और वो बढ़ता ही जा रहा है, तो वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इनको क्या सावधानियां अपनानी चाहिए? देखिए, मुझे तो यहाँ से ऐसा समझ में आ रहा है कि पैर में इन्फेक्शन हो गया है और उसमें एक मक्खी का कीड़ा उसमें होता है, वो उसमें फैल गया है। वो तुरंत अपने नज़दीक के पशु चिकित्सक से मिल करके उसका ड्रेसिंग अच्छी तरह करवाएं और मलहम लगवाएं तो ठीक हो जाएगा। इससे पहले डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि जो रोग लगते हैं, जो टीकाकरण होता है, वो उसके बारे में आप बता रहे थे, किस तरह से टीका लगवाएं, कब टीका लगवाएं? तो जो गला घोंटू रोग है, इसको बरसात से पहले ज़रूर लगवाना चाहिए। वैसे टीकाकरण का वैसे किसी भी बीमारी का कोई ऐसा निश्चित समय नहीं होता है, लेकिन अगर हम HS बीमारी का हम टीका करवाएं तो बरसात से पहले करा लेना चाहिए और साल में 2 बार ज़रूर इसका टीकाकरण करा लेना चाहिए। और जो दूसरी बीमारी जैसे लंगड़ा बीमारी, इसका भी साल में 1 बार जरूर करवाना चाहिए टीकाकरण। FMD बीमारी है, जिसको हम लोग कहते खुरहा चपका रोग है, इसका भी साल में 2 बार टीकाकरण करा लेना चाहिए। साथ ही साथ एक और बीमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भेड़ बकरियों में आजकल बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है ग्रामीणों को। इसमें एक PPR नाम का एक बीमारी है जो वायरस के द्वारा फैलता है। इसका भी टीका हमारे यहाँ उपलब्ध है। इसका टीकाकरण भी हमको साल में 1 बार हर अपने बकरियों को और भेड़ बकरियों को करा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, मान लीजिए कि एक प्रश्न हम ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत जी। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार महतो है, मैं ग्राम काटमकुली से बोल रहा हूँ। जी वीरेंद्र जी। मेरा भैंसा का सर का मतलब बदन में बाल उड़ रहा है, तो उसका निदान के लिए जानना चाहता हूँ। बिल्कुल महतो जी जानना चाहते हैं कि भैंस का बाल जो ये है वो खत्म हो रहा है। कई बार तो हम ऐसे भी देखते हैं कि जूं वगैरह भी हो जाता है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई उसमें कोई खास बीमारी है। वैसे हम नज़दीक के पशु चिकित्सक से मिलकर एक बार ज़रूर दिखा लें और वो उसका इलाज बता देंगे। बिल्कुल महतो जी, घबराने की कोई बात नहीं है। जो निकटतम आपके पशु चिकित्सक हैं, आप उनसे मिल लीजिए। निश्चित रूप से बिल्कुल जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अब जब हम बात कर रहे थे तो आप टीकाकरण के बारे में बता रहे थे। कुछ जो मवेशी होते हैं उनका जब हम टीकाकरण कराते हैं तो बहुत सारे ऐसे किसान भाई होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है कि टीकाकरण कैसे कराएं, कहाँ कराएं। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर जो योजनाएं हैं सरकार की, हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई उन योजनाओं को जानें ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ मिले। तो कौन कौन सी योजना है टीकाकरण के संबंध में? मैं योजना से पहले मैं 1-2 जो महत्वपूर्ण बिंदुओं सब मैं जरूर बताना चाहूँगा ग्रामीण भाइयों को कि जब भी आप अपना टीकाकरण कराएं
तो दो तरह का जो टीका होता है हमारा, एक होता है बैक्टीरियल वैक्सीन होता है और एक होता है वायरल वैक्सीन होता है। तो ये दोनों तरह का टीका को ठंडे तापमान पर रखा जाता है जिससे कि वो वैक्सीन हमारा बढ़िया उसका असर अच्छा सा हो। इसलिए जब भी वो वैक्सीनेशन कराएं तो वो अच्छे ढंग से जो टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ टीका है वो टीका से ही टीकाकरण कराएं और स्वस्थ पशुओं में टीकाकरण कराएं। टीकाकरण कराने से पहले अपने पशुओं को कृमि रोग से के विरुद्ध दवा जरूर दे दें। उससे क्या फ़ायदा होता है, कृमि रोग के विरुद्ध दवा दे देने से उसके टीका का असर ज़्यादा होता है। और जो हमारा वायरल वैक्सीन है इसका भी टेम्परेचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लोग -20 डिग्री पर रखते हैं टेम्परेचर में, उसको संभाल कर रखते हैं। जब वो टीकाकरण जब दिया जाता है तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आकर के उसको फिर टीकाकरण कराया जाता है। और हम इस बिंदु पर और बात करेंगे। किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? हमारी गाय आजकल दूध देना थोड़ी कम कर दी है, तो इसके संबंधित में अभी के कुछ मौसम से कोई दिक्कत है क्या? दूध कम कर देने का कारण बहुत सारा हो सकता है। आप अपने उसका खान पान का थोड़ा ध्यान रखिए। हो सकता है आपके उसमें दाने में कुछ कमी हो गया हो या फिर उसको कोई संक्रामक रोग से वो कुछ इन्फेक्टेड हो गया हो या फिर उसको विटामिन्स वगैरह कुछ देने की आवश्यकता हो, हरा चारा देने की आवश्यकता हो। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा तो आपके गाय का जरूर दूध बढ़ेगा। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि टीकाकरण में जो सावधानियां वो किसान भाई ये देखें कि वो जो टीका है वो ठंड ये पर हो जी। तो वो जो किसान जो टीका लगवाएगा वो कहाँ से लगवाएगा? क्या वो खुद टीका लगवाएगा या उसे कहीं से प्राप्त होगा? नहीं, टीका तो हमारे पशुपालन विभाग द्वारा प्रचुर मात्रा में ग्रामीण भाइयों तक पहुँचाया जा रहा है। और जो भी संक्रामक रोग है, एचएस का, बीक्यू का, एफएमडी टीका, पीपीआर टीका और सिप पॉक्स का टीका, गोट पॉक्स का टीका या फिर आप रानीखेत का टीका, स्वाइन फीवर का टीका, ये सारी टीका हमारे विभाग द्वारा उपलब्ध है। और ये टीका हमारे संस्थान से जहाँ से इसका उत्पादन किया जाता है, पशु स्वास्थ्य उत्पादन संस्थान में, इन संस्थान से हम लोग इस टीका को अपने जिला पशुपालन पदाधिकारियों तक पहुंचा देते हैं कोल्ड चेन में। और जिला पशुपालन पदाधिकारी अपने स्तर से उसे प्रखंड स्तर पर प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी या फिर भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी हमारे पोस्टेड हैं सभी वेटनरी हॉस्पिटल्स में, वहाँ तक उसको पहुँचाया जाता है और ग्रामीण भाई अपने वहाँ से जा कर के उसका लाभ उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारा टीकाकरण का शिविर भी लगा करके हम लोग टीकाकरण का कार्यक्रम करते हैं। पिछले माह ही हम लोगों ने एक शिविर का आयोजन किया था जिसमें एचएस का, एफएमडी का टीकाकरण काफ़ी युद्ध स्तर पर कराया गया था। और अगले महीने अप्रैल में भी हम लोग की योजना है कि एचएस या गला घोंटू का जो टीका है ये किसानों तक पहुंचे। एफएमडी का टीका किसान भाई और हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप बता रहे थे कि अप्रैल महीने में टीकाकरण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। कोई भी किसान अगर टीकाकरण करवाना चाहता है तो वो जिस जगह पर पहुंचता है जहां स्वास्थ्य केंद्र है, तो क्या उसे कुछ कीमत चुकानी पड़ती है? जी, सरकार द्वारा टीकाकरण के लिए एक शुल्क निर्धारित की गई है कि सभी छोटे जानवरों के लिए 1 रुपये का शुल्क एक टीकाकरण शुल्क के नाम पर लिया जाता है और बड़े जानवरों के लिए 2 रुपये का शुल्क लिया जाता है, जो कि बहुत ही मामूली है। और ये सिर्फ एक संधारण के लिए किया जाता है कि एक रिकॉर्ड मेंटेन हो सके। तो जो किसान भाई ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं वह अपने मवेशियों को लेकर जाते हैं टीकाकरण केंद्र में जी। तो उसके साथ जो किसान भाई जो टीका लगवाना चाहते हैं उनकी क्या कोई निश्चित संख्या है या कोई किसान भाई जितना भी लेकर आते हैं वो अपना टीकाकरण करवा सकते हैं? टीकाकरण का कोई निश्चित संख्या नहीं है, जितना चाहें वो टीकाकरण करा सकते हैं। यहाँ तक कि वो हॉस्पिटल में ले आए जानवरों को, वहाँ उनको टीका लगाया जाएगा या फिर हमारे पशु चिकित्सक गाँव में घूम कर भी टीकाकरण करते हैं अपने स्टाफ से। जो हमारे पारावेट्स हैं वो भी टीकाकरण का कार्यक्रम अपने उनके घर पर जाकर के भी करते हैं। एक और किसान भाई हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं। हेलो हेलो हेलो
हाँ हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि जोहार झारखंड। जोहार जोहार। और कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं तो सर बिल्कुल बढ़िया हूँ। बिल्कुल सर डॉक्टर साहब को प्रणाम करते हैं। सर हमको जानना था गाय का टीकाकरण के बारे में। जी किस चीज के टीकाकरण के बारे में आपको जानना है? गाय के टीकाकरण के बारे में? गाय का सर, गाय का। अच्छा, गाय के टीकाकरण के बारे तो क्या कुछ खास मतलब जो कुछ खास रोग के बारे में जानना चाहते हैं या सामान्य तौर पर जो टीकाकरण होता है उसके बारे में जानना चाहते हैं? जी सर, सामान्य तौर पर। सामान्य तौर पर जानना चाहते हैं। सामान्य तौर पर तो हमने पहले अभी बताया कि गायों में मुख्य रूप से गला घोंटू, लंगड़ा और खुरहा चपका, ये 3 बीमारी और एंथ्रेक्स एक और जिसका मैं अभी जिक्र करना छूट गया था, एंथ्रेक्स बीमारी है। इन 4 बीमारियों के विरुद्ध वो ज़रूर टीकाकरण करवाएं हर साल। जैसे जैसे मैंने कहा कि बरसात के पहले साल में 2 बार गला घोंटू का टीका, और लंगड़ा रोग के विरुद्ध में साल में 1 बार टीका, और खुरहा चपका के विरुद्ध साल में 2 बार टीका, एंथ्रेक्स के विरुद्ध साल में 1 बार टीका अवश्य लगवा लें अपने जानवरों को। वो तो इन बीमारियों से वो पूरी तरह मुक्त रहेंगे। पक्षियों में भी कई तरह की बीमारियां, संक्रामक बीमारियां हो जाती हैं। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। इस पर हम बात करेंगे। एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, जोहार। जोहार सर। हाँ, क्या प्रश्न है आपका? हाँ सर, हम बोलना चाहिए कि मेरा एक भैंसा है, छोटा भैंसा है, अच्छा, पानी बहुत कम पीता है और तैयार नहीं हो रहा है, जिसमें शरीर में मजबूती नहीं आता है। हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरा भैंसा है जो उसका पूंछ में थोड़ा सा घाव हो गया है। अच्छा, देहात भी बोलता है कि हरा हो गया है, तो उसका इलाज कैसे किया जा सकता है? अच्छा, कहाँ से बोल रहे थे आप? अच्छा, इन सब ये जानना चाह रहे थे कि जो भैंस के पूंछ में कुछ घाव हो गया है। ये फंगल डिजीज एक होता है जिसके चलते ये हो सकता है। वैसे बिना जानवर को देखे तो दवा बताना मुश्किल है, इसलिए मैं तो यही सुझाव दूंगा कि अपने वो निकट के पशु चिकित्सक के पास जाएं और वहाँ पर उनका अच्छी तरह वो देखकर इलाज बताएं। और साथ ही एक प्रश्न उन्होंने और रखा कि एक भैंस उन्होंने रखा है, उसकी बढ़वार सही नहीं है, वो बढ़ नहीं रहा है। खान पान का है, खान पान को वो देखें कि हरा चारा और दाना अच्छी तरह उनको दिया जाए, विटामिन उसमें मिलना चाहिए, मिनरल्स मिलना चाहिए। और हो सकता है किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ से वो संक्रमित हो जिसके चलते उसका स्वास्थ्य गिर रहा हो, तो इन सब चीज़ों की जांच करने के बाद उनको दवा देने का सुझाव दिया जाना चाहिए। एक हम बात कर रहे थे पक्षियों में जो रोग लगते हैं, कौन कौन से अमूमन, जैसे मुर्गी पालन बड़े पैमाने पर होता है, तो मुर्गियों में कौन कौन से रोग लगते हैं? देखिए, मुर्गी का आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार है और इकोनॉमिकली ये ग्रामीणों के लिए बहुत ही अच्छा साधन है आय का। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके चलते ग्रामीणों को और पशुपालकों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। जैसे इसमें मुख्य रूप से मुर्गियों में एक रानीखेत बीमारी है जो हो जाती है, और दूसरा मैरेक्स डिजीज़ है, और गम्बोरो डिजीज़ है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 2-3 बीमारियां हैं। और इसका टीका भी उपलब्ध है? जी, इसका टीका भी उपलब्ध है। ये जो भी आप मुर्गी पालन शुरू करते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि जब मुर्गी पालन शुरू करें और डे ओल्ड चिक जब भी आप लाएं तो उसका सोर्स जरूर पता करें कि किस जगह से आप ला रहे हैं, और तो इससे बीमारियां कम होगी और सही समय पर टीकाकरण भी कराएं। शुरू में ही वो F स्ट्रेन का एक रानीखेत का टीका होता है, वो उनको करा लेना चाहिए, और साथ साथ फिर उनको 1 हफ्ते के बाद फिर दोबारा टीका करना चाहिए, जिससे उनका बचाव रहेगा। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना कि टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। अगर सही समय पर पशु पक्षियों का टीकाकरण नहीं हुआ तो संक्रामक रोग हो सकते हैं। साथ ही साथ कुछ सावधानियां भी हैं जिन्हें आपको अपनाना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से एक सफल पशुपालक हो सकेंगे। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हम चाहते हैं आपसे विदा। नमस्कार, जोहार।